18वीं लोकसभा के लिए चुनावी शंखनाद हो चुका है। पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और मैन ऑफ द इलेक्शन नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा टारगेट गांधी परिवार रहा है। इस चुनाव में भी कमोबेश सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का शासन और नेहरू गांधी खानदान ही रहेंगे। जब इस परिवार की बात होगी तो उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों अमेठी और रायबरेली की बात ना हो, यह नामुमकिन है। आपको जानकारी होगी, रायबरेली सीट का चुनाव परिणाम ही देश में आपातकाल की वजह बना था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। रायबरेली में 5वें चरण में चुनाव करवाया जाएगा। अभी लंबा वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कयासों और चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन कोई भी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ वरुण गांधी भी चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा? क्या फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सीट को कांग्रेस यूं ही जाने देगी? क्या 40 साल बाद एक बार फिर गांधी बनाम गांधी की जंग उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी? क्या जाति धर्म की राजनीति रायबरेली को छू पाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने और रायबरेली सीट के समीकरणों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं गौरव अवस्थी, जो पिछले करीब 30 वर्षों से रायबरेली में पत्रकारिता कर रहे हैं, राष्ट्रीय अखबार के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। विजय उपाध्याय, जो लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और आसपास के लोकसभा क्षेत्रों पर अच्छी पकड़ रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर परवेज अहमद, जो पिछले कई दशकों से लखनऊ में पत्रकारिता कर रहे हैं और चुनाव कवर करने के लिए विशेषज्ञ माने जाते हैं। आप तीनों लोगों का उत्तर प्रदेश टाइम्स में स्वागत है। हम चर्चा को शुरू करने से पहले रायबरेली लोकसभा सीट पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। गांधी खानदान के लिए लॉन्चिंग पैड कही जाने वाली रायबरेली लोकसभा सीट से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी सांसद रहे हैं। देश में पहले आम चुनाव 1952 में हुए और रायबरेली से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी सांसद चुने गए। 1957 में भी फिरोज गांधी ने यहीं से दूसरा चुनाव जीता था। फिरोज को राजनीति ज्यादा रास नहीं आई और सितंबर 1960 में उनकी मृत्यु हो गई, लिहाजा रायबरेली में उपचुनाव करवाए गए। 1967 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने पहली मर्तबा रायबरेली का रुख किया। 1971 में फिर रायबरेली से जीत हासिल की, लेकिन उनका चुनाव विवादों का कारण बन गया। राजनारायण चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसी इलेक्शन पिटीशन की बदौलत देश में आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल के बाद साल 1977 में चुनाव करवाया गया तो इंदिरा को राजनारायण के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद 1980 के चुनाव में एक बार फिर इंदिरा गांधी ने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद 20 वर्षों तक रायबरेली की तरफ गांधी परिवार ने रुख नहीं किया। अंततः साल 2004 में सोनिया गांधी ने रायबरेली में दस्तक दी। रायबरेली लोकसभा सीट के इतिहास में केवल 2 ऐसे अवसर आए हैं जब यहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। साल 1977 में खुद इंदिरा गांधी आपातकाल के विरोध की वजह से चुनाव हारी। 1996 और 1998 के चुनाव में राम लहर ने असर डाला था, जिसकी वजह से भाजपा को लगातार 2 बार कामयाबी हासिल हुई थी। रायबरेली लोकसभा सीट के दायरे में 5 विधानसभा सीट बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सदर, सरेनी और ऊंचाहार है। खास बात यह है कि इनमें से कोई विधायक कांग्रेस का नहीं है। बरछावा, हरचंदपुर, सरेनी और ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक, जबकि रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे थे। रायबरेली की सीट पर अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो सबसे ज्यादा 26.3% दलित वोटर हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर हैं और उनकी संख्या 14.1% है। यादव वोटरों की संख्या 11.2% है। ब्राह्मण 13.6%, राजपूत 8.4%, लोध 6.2%, कांची मौर्य 6.8%, कुर्मी 4.7%, वैश्य 2.4% वोटर हैं। अन्य पिछड़ी जातियां 6.3% हैं। गौरव जी, साल 2004 में सोनिया गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली आई। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा
और 2,49,000 से जीत हासिल की। लेकिन तभी लाभ के पद का मुद्दा सामने खड़ा होता है और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। 2006 में फिर उपचुनाव हुआ और जीत का अंतर बढ़कर 4,17,000 हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में मार्जिन घटा और सोनिया गांधी 3,72,000 वोट से चुनाव जीत पाई। 2014 के चुनाव में ये मार्जिन और घट गया और सोनिया गांधी का विनिंग मार्जिन 3,52,000 हो गया। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी केवल 1,67,000 मतों से जीत हासिल कर पाईं। भाजपा ने उनके सामने पुराने कांग्रेसी दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया। मुझे लगता है कि 1977 के बाद दिनेश प्रताप सिंह वो उम्मीदवार हैं जिन्हें इतने ज़्यादा वोट मिले। दिनेश सिंह ने 38.66% मत हासिल किए। अब इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और वो राजस्थान से राज्यसभा चली गई। गौरव जी, मेरा सवाल ये है कि क्या इस गिरते हुए विनिंग मार्जिन को देखते हुए कांग्रेस ने और सोनिया गांधी ने फैसला लिया कि उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? क्या हालात रायबरेली के इस कदर बदल चुके हैं कि अब अगर गांधी परिवार का भी कोई सदस्य वहाँ से चुनाव लड़े तो उसके लिए फाइट टफ होगी? देखिए, सियासी माहौल तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलाव आया है, लेकिन इतना भी बदलाव रायबरेली में नहीं आया है कि उनको खतरा महसूस हुआ जो हमें लगता है। क्योंकि यहाँ के लोगों में एक गलती जो 77 की थी उसका पश्चाताप उन्होंने 24 वर्ष तक किया और 99 में अमेठी सोनिया जी लड़ने आई तब भी हमने देखा और 2004 में यहाँ लड़ने आई तब भी हमने देखा उनको। तो बदलाव है, वो तो आंकड़े ही बता रहे हैं, जीत के अंतर के आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं है कि उनको हार जाने का खतरा महसूस हुआ। यहाँ के लोग अभी गांधी परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं और गांधी परिवार के नाम से जो रायबरेली की पहचान है उस पहचान को खोना कम चाहते हैं। अब चुनाव आपको भी पता है कि चुनाव समीकरण पे होते हैं और तमाम ये इनके प्रकार हर तरह से उसमें बल शामिल रहता है हर तरह का। तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, चुनाव एक जुआ है। अमेठी का रिजल्ट हमने देखा है तो रायबरेली अगर भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है और जब कहीं भी डबल इंजन की सरकार होती है यानी कि केंद्र और राज्य की सरकारें जब एक ही पार्टी की होती है तो उनकी ताकत डबल इंजन क्या कई इंजनों के बराबर हो जाती है। तो उसमें हर तरह की मशीनरी का उन्हें लाभ मिलता है और ग्राउंड लेवल पर जो मशीनरी है सरकारी वो भी सपोर्ट करती है तमाम तरह से। तो इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि उनको कोई खतरा था या इस वजह से उन्होंने किया, क्योंकि 5 साल से उनका आना नहीं हुआ। लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और इसके अलावा भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि वो आई क्यों नहीं, जबकि विभिन्न मंचों पर दिखती भी रही है, इसमें भी कोई दरार नहीं है। इसके बाद भी एक सिंपैथी गांधी परिवार के साथ केवल और केवल इसलिए जुड़ी हुई है कि लोग उस पहचान को खोना नहीं चाहते, उस पहचान से जुड़े रहना चाहते। अब बाकी तो रिजल्ट प्रयासों पर निर्भर करता है कि हमने कैसा प्रयास किया। मैं विजय जिसे जानना चाहूँगा पहचान, ये जो पहचान वाली बात है ये कितना असर चुनावों पर डालती है? इसमें कोई दो राय नहीं कि गांधी परिवार और कांग्रेस ने बहुत लंबे अरसे तक शासन किया है, लेकिन क्या आज के वक्त में मतदाता इस बात के पक्ष में रहता है कि पहचान और गांधी खानदान से जो ताल्लुक है वो फायदेमंद साबित होगा? देखिए, चीजें बहुत बदल गई हैं और 21वीं सदी की जो पीढ़ी है ये नए तरीके से सोच रही है, नए तरीके से निर्णय ले रहे हैं। जो बच्चे
2001 के बाद पैदा हुए हैं, उनकी बड़ी तादाद हो चुकी है, क्योंकि हम 24 साल पूरे कर चुके हैं, 23 साल पूरे कर चुके हैं 24 साल में। दूसरा, उसके पहले के जो 10 साल हैं उसमें भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं थी, हालांकि इसमें 10 साल उनका शासन रहा, साझा सरकार चली है। सोनिया जी का रिप्रेजेंटेशन लगातार 2004 से और उसके पहले 99 से ही रायबरेली सीट दूसरी पाली में कैप्टन सतीश शर्मा यहाँ से रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, और प्रियंका गांधी की कैंपेन के बाद वो जीते थे 99 में अरुण नेहरू के खिलाफ, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो पिछले 10 साल की गतिविधियां हैं उसमें बहुत कमी आई। जिस पैटर्न से पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी, उस तरह से रायबरेली की जो मिजाज है, जो परंपराएं हैं, काफी हद तक तो वहां कोशिश की गई, लेकिन वॉल्यूम उसका डाउन हो गया। थोड़ी चीजें बदल गई, परंपरागत कांग्रेसी थोड़ा सा इधर उधर चले गए। अमेठी में तो ज्यादा नुकसान हुआ, अमेठी में तो पूरी कांग्रेस बदल गई, और रायबरेली में थोड़ा सा कम, यहाँ 70% 80% अभी भी पुरानी कांग्रेस बची हुई। लेकिन उसको कोशिश लगातार की जा रही है कि जो 80% कांग्रेसी पुराने हैं, पुराने लोग जो सोनिया जी के वफादार लोग हैं, फैमिली के सन 85 से जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो इस क्षेत्र को समझते हैं, संभालते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, उन लोगों को कमजोर किया जाए। ये कांग्रेस में पता नहीं कैसे इंटरनल चल रहा है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि अभी तक चीजें साफ न हो जाएं दोनों सीटों पर, रायबरेली में भी और अमेठी में भी। रायबरेली में किसको चुनाव लड़ना है ये अब तक तय हो जाना चाहिए था। कौन सा असमंजस है, क्या अवरोध है। बीजेपी को कैंडिडेट न घोषित करे तो बात समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस अपना प्रत्याशी न घोषित करे, वो भी जो फैमिली की सीट है, तो जो ब्रांड वैल्यू है इस फैमिली की, जितना डिले कांग्रेस करती है फैसला लेने में, उतनी ही उसकी ब्रांड वैल्यू रायबरेली में भी कमजोर हो रही है, और अमेठी में तो कमजोर 19 के बाद से ज्यादा हुई है। 19 तक ही हो चुकी थी, 19 के बाद और ज्यादा हो रही है। तो आपकी ब्रांड वैल्यू तब है जब आप दृढ़ निश्चय के साथ फैसले लीजिए और सही नेतृत्व के साथ चीजों को लेकर आगे बढ़िए। इस चीज का अभाव कांग्रेस में दिख रहा है। कांग्रेस के जो लॉयल लोग हैं उनको पता नहीं कि हमें क्या करना है। किशोरी लाल शर्मा जो वहां रिप्रेजेंटेटिव हैं सोनिया गांधी के, वो लगातार न्याय पंचायत स्तर पर बैठकें करके लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी किसी भी कांग्रेस नेता ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, न परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति ने कहा है कि रायबरेली में प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी, राहुल जी चुनाव लड़ेंगे या कोई नहीं लड़ेगा। तो चीजें जब तक, देखिए राजनीति में एक चीज होती है नेतृत्व क्षमता, वो आपको दिखाना पड़ेगा, उसको आपको बार बार प्रूव करना पड़ता है कि कठिन परिस्थितियों में और जब चुनावी हालात हो, जिसको चुनावी जंग कह सकते हैं, उसमें आपको अपने नेतृत्व क्षमता को साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप वहां पे थोड़ा सा विचलित नजर आते हैं, असमंजस नजर आता है, अच्छा चूंकि आज का जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक वर्ग है, वो आपको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता है, और लोग मजबूत आदमी के पीछे ही खड़ा होना पसंद करते हैं। वो ऐसे आदमी के पीछे खड़ा होना पसंद करते हैं जो सही निर्णय और तेजी से निर्णय ले रहा हो। अगर आप डिले टैक्टिस अपनाएंगे, तो कांग्रेस की पुरानी फिलॉसफी में ये बात थी कि डिले टैक्टिस करिए और चीजें धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन ये जमाना नहीं है, ये जमाना एंड्रॉइड फोन का है, जो जिसका सॉफ्टवेयर हर महीने अपडेट होता है। हम 13 एंड्रॉइड 13 के बाद 14 में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कीपैड के फोन का इस्तेमाल करके सोचेंगे कि सारा हम सोशल मीडिया का डेटा भी उससे चला लें और मटेरियल भी डाउनलोड कर लें, तो ये संभव नहीं है। आपको अपडेट होना पड़ेगा बदले हुए मिजाज के साथ, और यही एक मिसिंग पॉइंट है कांग्रेस के साथ। वो इनको रायबरेली और अमेठी में परेशान कर रहा है, क्योंकि जो पैटर्न पॉलिटिक्स कर रहा है, जैसे रायबरेली में तो थोड़ा प्रिजर्व्ड है, लेकिन अमेठी में तो पूरी तरीके से उसको बदल दिया गया, उस ढांचे को ही बदल दिया गया। अब अचानक चुनाव लड़ने के लिए जब मान लीजिए प्रियंका जी आती हैं, तो उनकी टीम खड़ी हो जाएगी रायबरेली में, लेकिन उसका मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप सरप्राइज देना चाहते हैं तो सरप्राइज तो रायबरेली के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर परिवार ही लड़ेगा तो वो उसमें कोई सरप्राइज फैक्टर क्रिएट नहीं होता है। और यहाँ लोग मान चुके हैं कि परिवार से ही कोई लड़ेगा, बस लोगों को इंतजार है कि आखिर
डिले क्यों हो रहा है, असमंजस क्या है, और अगर आप ज्यादा डिले करेंगे तो लोग अपने फैसले नए सिरे से, क्योंकि अभी पिछले चुनाव के शुरू होने के पहले ही काफी लोग रायबरेली के जो है वो उन्होंने पाला बदला है। कुछ कांग्रेसी चले गए भाजपा में, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा के समर्थन में चले गए, तो वहां के समीकरण में बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के साथ आपको जूझना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर डिसीजन लेना है तो आप तत्काल आइए और जनता की से जुड़िए और काम को आगे बढ़ाइए। टीम आप अपनी मजबूत करिए लोकल लेवल पे। आप बाहर से टीम लाके या जो ट्रेडिशनली आपके साथ काम कर रहे हैं उनको छोड़कर आप नए लोगों को ले आएंगे तो नए लोगों को पता ही नहीं कि अगर गौरव अवस्थी नाराज हैं तो किसके कहने पे खुश होंगे। तो ये बात अगर आपको नहीं पता है किसी संसदीय क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि उससे पार्टी को दिक्कत होती है और पार्टी का जो बेस है वो कमजोर होता है। परवेज जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का रिस्पॉन्सिव, जवाबदेह और कनेक्टिविटी वाला पूरा मैकेनिज्म खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जैसा विजय जी ने कहा कांग्रेस है जो जवाब नहीं देती है, कार्यकर्ताओं से मिलने का किसी के पास वक्त नहीं है, समस्याओं के समाधान और सुनने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर मैं केवल रायबरेली के लेवल पे ही बात करूं, पूरे प्रदेश की नाक भी करूं, तो क्या माहौल है? क्या कांग्रेस के पास रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी जैसा कैडर है, मजबूत बूथ सिस्टम है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस उसी निचले ग्रास रूट लेवल तक जवाब देने में सक्षम है? देखिए पंकज जी, जब आप रायबरेली को पूरी तरह देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देखिए कि 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ और 2019 में जो इलेक्शन हुआ, इसमें 3 मौके ही ऐसे आए। 1997 में जब राजनारायण चुनाव जीते और 96 और 98 में अशोक सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। तो बेसिकली उन तरह की उन सालों में जो परिस्थितियां रही हैं, कांग्रेस आज वैसी परिस्थितियों को फेस कर रही है। तब भी एक राम मंदिर का उभार था, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश था। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने बहुत प्लान्ड तरीके से कांग्रेस के खिलाफ माहौल क्रिएट कर। दूसरी उसमें स्थितियां ये हैं कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में निर्णय को स्पष्ट नहीं कर पा रही है। चुनाव चौथे चरण में है, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, ये बात आज कांग्रेस की तरफ से साफ ही नहीं की गई है। तो मतदाता जो है, आज का जो मतदाता है, वो बहुत धैर्य पूर्वक और बहुत धैर्य के साथ विचार को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। वो बहुत तेजी से शिफ्टिंग माइंडसेट का मतदाता है। और जो नई उम्र का लड़का है, वो उसके अंदर एक ख्वाहिश ये भी है कि उसके नेता से उसका कनेक्ट कितना है, वो कितनी आसानी से अपने नेता तक पहुंच पाता है, उससे बात कर लेता है या बात नहीं कर पाता है। इत्तेफाक की बात है कि अभी जो भी परिस्थितियां हैं, सोनिया जी के चुनाव ना लड़ने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है कांग्रेस में, वो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो भटकाव की स्थिति में है कि आखिर हम किससे बात करें, किससे बात नहीं करें, कौन हमारा प्रत्याशी होगा, हमारे दुख सुख का कौन आदमी हिस्सेदार होगा। इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी सपा के एक मजबूत विधायक को, जो लगातार 3 बार से ऊंचाहार से विधायक होता आया है, मनोज पांडे, उसे अपने खेमे में ले आई है। वह क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुनियोजित तरीके से दिनेश प्रताप सिंह को अपने साथ जोड़ के उन्हें मंत्री बना दिया है। तो जनता की पहुंच वाया इन दोनों लोगों के भाजपा तक हो रही है। कांग्रेस के पास इस समय एक किशोरी लाल शर्मा जी हैं, उनकी भी उम्र काफी हो गई है। वो नए लड़कों के साथ कितना इंटरेक्ट कर पाते हैं ग्राउंड में, ये तो गौरव भाई आपको बताएंगे। लेकिन जो हम लोग लखनऊ से देख पाते हैं या एसेस कर पाते हैं, वो ये कर पाते हैं कि कांग्रेस के पास कम्युनिकेशन का बड़ा गैप हो गया है। मतदाता उनका है कि आखिर हम किसके साथ बात करें और किसके साथ बात नहीं करें। स्थितियों में किसी भी चीज को समझना और राजनीतिक मोड़ क्या लेगा,
ये थोड़ा कहना कठिन है। और जो गांधी बनाम गांधी की बात हो रही है, मुझे भी आज सुबह से कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है कि भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काटकर रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। उस पे मैं आऊंगा आऊंगा अभी। जी। हाँ, तो ये तो जो परिस्थितियां हैं पराशर साहब, वो अभी तो कम से कम मोटी मोटी यही दिखाई देती हैं। गौरव जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। आज सुबह से एक चर्चा तेजी के साथ चल रही है कि वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़वाएगी। इसके पीछे दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला ये कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने आते हैं तो उनके सामने स्मृति ईरानी को अमेठी से शिफ्ट किया जाएगा, और अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने आती हैं तो वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से चुनाव लड़ाएगी। उन परिस्थितियों में स्मृति ईरानी अमेठी में ही बनी रहेंगी। तो एक बार फिर 40 साल बाद गांधी बनाम गांधी का टकराव देखने के लिए मिल सकता है। तो गौरव जी, इन परिस्थितियों में रायबरेली का माहौल कैसा होगा और जनता किसको पसंद करेगी? देखिए, ये चर्चा यहाँ भी बहुत तेजी से अपने पंख फैला चुकी है कि वरुण गांधी, लेकिन कोई ऑथेंटिक कभी कहीं से कुछ आ नहीं रहा है। चर्चाएं कभी अभी कंगना रनौत की चल रही थी, फिर नुपुर शर्मा की चली, अभी अब वरुण गांधी की एंट्री हो गई है। तो ये हमें जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी वेट एंड वॉच में है, और गांधी परिवार भी वेट एंड वॉच में है कि क्या परिस्थिति होने वाली है। उन सब ने अपने इंटरनल सर्वे जरूर करा लिए होंगे, उनको भी आइडिया हो गया होगा कि वहाँ क्या रिजल्ट होने वाला है। तो अभी क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, इस पर उनकी निगाह जरूर लगी होगी। रायबरेली को इस तरह से गांधी परिवार छोड़ देगा, यहाँ के लोगों को उम्मीद बहुत कम है, और अभी भी आशावान है कि यहाँ से प्रियंका या राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। अब जो आपने चर्चा की है कि गांधी बनाम गांधी, तो गांधी बनाम गांधी जब एक बार हो चुका है तो वो कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं रह जाएगी। नई पीढ़ी के लिए जरूर वो एक आश्चर्यकारी घटना लग सकती है नई पीढ़ी को, लेकिन पुराने लोग जो जानते हैं इतिहास को, जैसे आपने उसको अभी बताया, तो वो गांधी बनाम गांधी हो चुका है। आगे भी संभावना हो सकती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांधी बनाम गांधी अगर यहाँ चुनाव होता है तो बहुत रोचक चुनाव होगा। और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा ये मिलेगा कि जो बिखराव अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है, गुटबाजी चल रही है, वरुण गांधी की प्रत्याशिता के बाद वो गुटबाजी खत्म हो जाएगी, और संगठन एकजुट होकर जिस तरह से स्मृति ईरानी के साथ अमेठी में जुटा था, वो स्थिति यहाँ आएगी, और फिर चुनाव बहुत रोचक स्थिति में होगा। जनता बनाम संगठन, संगठन बनाम जनता, गांधी परिवार बनाम गांधी, ये एक रोचक स्थिति आएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन चर्चाओं ने आज एक नए माहौल को यहाँ पर जन्म दिया है, और उन दावेदारों को जरूर निराश किया होगा जिन्होंने महीने 2 महीने से अपनी कुछ प्रचार अभियान को बहुत तेज कर रखा हुआ है, होर्डिंग लगा रखी है सभी पूरे क्षेत्र में। तो अभी हम लोगों को जैसा विजय भाई ने कहा था कि गांधी परिवार को क्या शंका है, विजय जी ने अभी इसका उल्लेख किया कि उनको इस तरह के उसमें लेट नहीं करना चाहिए, और उससे कनेक्शन टूट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कनेक्शन टूट रहा है, कार्यकर्ता असमंजस में है। इवन किशोरी लाल शर्मा जी भी अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, और उससे कार्यकर्ता निराश भी है, और जो हाथी कार्यकर्ता है वो उम्मीद में भी है और इंतजार में भी। तो अभी उस रोचक स्थिति को हम लोगों को देखना बाकी है कि क्या माहौल आ रहा है। हमें लगता है 15-20 दिन में ही ये पिक्चर क्लियर हो, और वो पिक्चर क्लियर होने के बाद हम लोग चुनाव के आकलन और अनुमान पे आगे यात्रा शुरू करेंगे। पहले वाली चर्चा की शुरुआत आपने की तो कहा कि बीजेपी फैसला तत्काल लेती है, लेकिन
कांग्रेस का फैसला लेने में बड़ा लिथार्जिक मूवमेंट रहता है, लेकिन रायबरेली को लेकर दोनों का रुख एक जैसा है। तो क्या मानकर चला जाए कि ये बीजेपी की कोई स्ट्रेटेजी है, सोची समझी प्लानिंग है, या वो भी रायबरेली के मामले में फैसला लेने में लिथार्जिक है? नहीं, इसको दूसरे तरीके से देखा जा सकता है। देखिए, बीजेपी रायबरेली के बारे में कैंडिडेट का फैसला नहीं ले रही, लेकिन ये बात तो सही है, इसको हम डिले टैक्टिक्स मान सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने एक काम किया है कि बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ता उन्होंने तैयार किए। हालांकि रायबरेली में कांग्रेस के पास भी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनकी बूथ कमेटी भी बहुत अच्छी है रायबरेली में। लेकिन इक्वली गुड बीजेपी ने भी क्रिएट किया है, और बीजेपी ने इसके अलावा स्पेशल इफेक्ट भी डाले हैं, जैसे मनोज पांडे का बीजेपी के समर्थन में आ जाना। और जानकारी तो यहाँ तक है कि अगर सपा के जो विधायक नहीं आए हैं, वो भी कहीं न कहीं इस फील गुड फैक्टर के प्रभाव में है। हो सकता है वो लोग मना करें, लेकिन इंटरनल जो हम लोगों को जानकारी है कि वो कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग उनकी मनोज पांडे से थी। भले ही वो पार्टी के साथ हैं, बगावत नहीं की, लेकिन बगावत सिर्फ मनोज पांडे ने की, लेकिन स्थितियां उस तरह से नहीं। रायबरेली में जो 5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 1 बीजेपी जीत पाई थी, 4 समाजवादी पार्टी जीती थी। तो वहां पे कांग्रेस का जो असर है और जो समाजवादी पार्टी का असर है, उसको मिला के इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव का जो पैरामीटर है, वो विधानसभा चुनाव से बिल्कुल भिन्न होता है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे, तो एक दौर में ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो जो लोग तटस्थ थे वो भी और चाहते थे बीजेपी की सरकार न बने उत्तर प्रदेश में, उन लोगों ने भी पूरी शिद्दत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होके समर्थन किया, वोट दिया। 37% वोट समाजवादी पार्टी का इसीलिए पहुंच पाया क्योंकि भारी तादाद में लोगों ने वोट किया था, उसका असर रायबरेली में भी था। एक बात तो ये हो गई कि बूथों पे लड़ाई बराबर है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी ने अपना 2 मिनिस्टर उस क्षेत्र में बना रखे हैं। एक तिलोई से हैं वेंकटेश्वर शरण, जो अमेठी का हिस्सा है, लेकिन वो उनका असर रायबरेली पे भी है। दिनेश सिंह हैं वहां, वो भी, और आदित्य सिंह हैं, वो विधायक हैं वहां से। इसके अलावा जो ब्लॉक प्रमुख वगैरह हैं, नगर पंचायतों में बीजेपी का ठीक ठाक दखल वहां पे है। प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, और बीजेपी को वहां पाने के लिए है, कुछ खोने के लिए नहीं, क्योंकि लोकसभा सीट तो वो जीते ही नहीं, न 14 में जीत पाए, न 19 में जीत पाए। तो बीजेपी अपनी रणनीति को अलग ढंग से वहां काम कर रही है, और बीजेपी वेट कर रही है कि क्या प्रियंका जी आएंगी तो हम किसको उतारेंगे, और अगर प्रियंका जी नहीं आती हैं, परिवार से कोई व्यक्ति नहीं उतरता है, तब हम किसको उतारें। बीजेपी तो इस रणनीति में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी हटाओ अभियान इंडिया गठबंधन का है, और उसका एपी सेंटर अगर रायबरेली बन रहा है या बनना चाहता है, या पूरा अपोजिशन चाहता है कि बने, तो उसको बनाने के लिए फैसले जल्दी लेने की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस की पहल का महत्व ज्यादा है और बीजेपी की पहल का महत्व कम है, क्योंकि बीजेपी एक सीट ये 19 में भी नहीं जीत पाई थी और 14 में भी नहीं जीत पाई थी, जब मोदी जी की बहुत ज्यादा लहर थी। अब वहां का जो बाकी सिस्टम है रायबरेली का, एम्स को लेके हो, यानी डेवलपमेंट को लेके हो, या फिर जो गांव गरीब के लिए जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं, फ्री राशन है, मतलब उसको अगर बहुत शार्ट में कहें तो श्री राम भी हैं, राष्ट्र भी है और राशन भी है। वो बीजेपी तीनों चीजों को लेके वहां गांव-गांव जा रही है। और आपको अपने किले को बचाना है, तो किले की तभी बचेगा जब किले की घेरेबंदी सेनापति की लीडरशिप में हो। अगर सेनापति की लीडरशिप में किले की घेरेबंदी नहीं है, तो सेनापति का सबसे खास व्यक्ति, जो भी सेकंड कमान हो या सेनापति जिसे डिप्यूट करे, वो वहां पे मौजूद रह के उस किले को मजबूत करे, राशन पानी जुटा ले फौजों के हमले के पहले, और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखे। ये भी नहीं हो रहा है। तो एक ऐसी सीट जो फिरोज गांधी से 52 से जुड़ी हुई है, और जो हिस्टोरिकल सीट मानी जाती है, फैमिली की पूरी लेगेसी यहाँ से जुड़ी हुई है। अगर हम क्लेम करते हैं कि हमारे दादा, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से मैं अपने को रिप्रेजेंटेशन से जोड़ता हूं, तो हमें उनकी विरासत की रक्षा करना भी हमारा ही जिम्मेदारी है।
कोई दूसरा तीसरा नहीं कर पाएगा। और हम इसको कैसे करेंगे, इसको हमें तय करना है। अगर हम इसको करने में नाकाम होंगे तो उस विरासत से हमारा क्लेम भी खत्म हो जाएगा और उस विरासत की ब्रांड वैल्यू और कम हो जाएगी। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब न्याय यात्रा राहुल की गुजरती है वहां से, तो राहुल तब भी कोई चर्चा नहीं होती है। लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय यात्रा में प्रियंका जी भी आएंगी, राहुल जी जब वहां सभा करेंगे, अमेठी के गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहां सभा करेंगे तो वहां हो सकता है अनाउंसमेंट कर दें, नहीं तो संकेतों में कह देंगे। ये बात आती है कि परिवार की सीट है, परिवार का है, व्यक्ति लड़ेगा, लेकिन इससे आगे बात नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे ठहराव पिछले महीने भर से ज्यादा से है, बल्कि 2-3 महीने से है, और इस गतिरोध को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं हो रही। जब चुनाव तेजी से आगे बढ़ रहा है, फर्स्ट फेज का कल नामांकन खत्म हो जाएगा, सेकंड फेज का शुरू हो जाएगा, और उसके बावजूद अगर रायबरेली को लेकर चर्चा होगी, खास तौर पे अगर कॉमन सीट होती रायबरेली, वहां उम्मीदवार डिले होता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन फैमिली की सीट पे फैमिली मेंबर को 2 ही लोगों को तय करना है, और 2 लोग तय करने में अगर देरी कर रहे हैं तो आखिर कारण क्या है? जनता इसको बहुत ही आशंका से देख रही है कि आप क्या कारण है कि आप लड़ना नहीं चाहते, या क्योंकि सरप्राइज फैक्टर तो है नहीं। अगर प्रियंका जी आएंगी तो कोई सरप्राइज नहीं, राहुल जी आएंगे तो भी कोई सरप्राइज नहीं। शुरू में इस बात की भी चर्चा हुई थी कि शायद एक सीट रायबरेली, एक सीट साउथ की प्रियंका जी लड़ेंगी, एक सीट राहुल जी अमेठी और एक वायनाड लड़ेंगे 2 सीटों पे, तो साउथ और नॉर्थ का बैलेंस भी हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें न प्रदेश कार्यालय से खुल के बात आ रही है, न परिवार के लोगों से ये बात बाहर निकल के आ रही। हम लोग भी टटोलने की कोशिश करते हैं। आप जिलाध्यक्ष से पूछिए या परिवार के जो लॉयल लोग हैं पीढ़ियों से, उनसे पूछिए, तो कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है कि वास्तव में क्या होने जा रहा है रायबरेली में। विजय जी, ये बात सही है कि किला भारतीय जनता पार्टी को फतेह करना है और अपना गढ़ कांग्रेस को बचाना है। लेकिन मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस हमले का सेनापति वरुण गांधी को बनाती है तो फिर परिस्थितियां रायबरेली में कैसी बन जाएंगी? देखिए, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि वरुण गांधी रायबरेली से लड़ने के लिए तैयार हों। देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है, जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की न्याय यात्रा कर रहे थे, तो पंजाब में जब वो पहुंचे, उसी दरमियान ये चर्चा थी कि वरुण कांग्रेस से अमेठी लड़ सकते हैं। पंजाब में पत्रकारों ने ये सवाल राहुल गांधी से पूछा कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आ रहे हैं और वो अमेठी से लड़ेंगे या कहीं से? तो राहुल ने कहा, जो आरएसएस के दरवाजे पे चला गया उसके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। और उसके बाद से पटाक्षेप हो गया, वरुण की सारी कांग्रेस में शामिल होने की सारी चर्चा खत्म हो गई। अब अगर कांग्रेस अप्रोच भी करेगी वरुण के पास, तो मुझे नहीं लगता कि वरुण तैयार होंगे, और खास तौर पे रायबरेली सीट से लड़ने के लिए, क्योंकि अब ये परिवार में एक लंबी दूरी की अंडरस्टैंडिंग होती है तब तो ठीक है। नहीं विजय जी, मेरा सवाल ये है कि रायबरेली से अगर भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को चुनाव मैदान में उतारे, मैं उसी पे आ रहा था पंकज जी, बस एक लाइन में। हाँ जी, तो अगर बीजेपी वरुण को रायबरेली लड़ने का प्रस्ताव भी देती है, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है वरुण गांधी रायबरेली से लड़े। और अगर गांधी मतलब राजीव गांधी परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, तब तो शायद संभावना मैं देखता हूं कि जैसे न प्रियंका लड़े और न राहुल गांधी लड़े, तब तो शायद वरुण गांधी तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रियंका जी लड़ती हैं या राहुल जी लड़ते हैं, तब मुझे मुश्किल लगता है कि वरुण गांधी अपने चचेरे भाई बहन के खिलाफ वहां उम्मीदवारी या दावेदारी या प्रत्याशी बनने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस संभावना को बहुत ज्यादा बल मिल रहा है, लगातार जो चर्चा हो रही है। अगर कल वरुण, ये भी लोग कह रहे हैं, कल तक अगर पीलीभीत से वो नामांकन नहीं करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, तो हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा 26 तारीख के से लेकर और 3 मई तक के बीच में, जब रायबरेली का नामांकन होगा। तो क्या उस समय वरुण गांधी यहाँ नामांकन करेंगे? क्या गांधी मतलब राजीव गांधी परिवार से कोई नहीं आएगा यहाँ चुनाव लड़ने? तब तो एक संभावना बन सकती है कि वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रियंका जी या राहुल जी के खिलाफ वरुण चुनाव लड़ेंगे, इसमें मुझे संदेह है। और अमेठी में, जैसा भी गौरव जी कह रहे थे कि ऐसा हो चुका है, 85 में राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी ने चुनाव लड़ा था। उस समय संजय विचार मंच बनाया था उन्होंने, और वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद से दोनों परिवारों में बहुत
गहरी खाई थी जो धीरे धीरे पटती नजर आती है कभी, और कभी फिर लगता है कि चौड़ी हो गई है। लेकिन वैचारिक धरातल पर संजय गांधी का परिवार और राजीव गांधी के परिवार में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा दूरी है। लेकिन वरुण आज के दिन में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेता बने हुए हैं। परवेज जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि रायबरेली में, जैसा विजय जी ने बोला कि दो राय, एक इमरजेंसी के बाद राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी को हराया, फिर राम मंदिर लहर के दौरान 2 बार कांग्रेस वहां हारी, लेकिन पिछले 2-3 दशकों में रिटेन किया कांग्रेस ने लगातार। सोनिया गांधी 4 बार वहां से जीती। तो अब जब नहीं पंकज जी, सोनिया जी 2004, 2009, 2006, 2009, हाँ 6 2014, में बाई इलेक्शन लड़ा था, 2019, ठीक है। हाँ, बाई तो इलेक्शन लड़ा। बाई इलेक्शन हुआ तो वो जीती। हालांकि उनका मार्जिन लगातार घटता चला जा रहा है। तो ऐसे में जब अब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को एक अपनी बहुत बड़ी, तो क्या महसूस करते हैं कि एक बार फिर रायबरेली पर राम मंदिर का असर देखने के लिए मिल सकता है? भले ही चाहे कोई भी आ जाए, वो हार सकता है। देखिए पंकज जी, जो हम लोग यहाँ लखनऊ बैठकर या लोग जिन लोगों से बातचीत करते हैं, उससे तो ये साफ है कि रायबरेली पर जैसे ही देश भर में राम मंदिर का इम्पैक्ट है, उससे रायबरेली अछूती नहीं है। रायबरेली के लोगों पर भी इसका इम्पैक्ट है, और सिर्फ इम्पैक्ट नहीं है। आप इस तरह से रायबरेली को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर काम कर रही है। अपने बूथ में, जिसको कहा जाता है कि जिसके बेहतर बूथ होते हैं, चुनाव हमेशा वो जीतता है, तो भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट को बहुत लंबे समय से फोकस कर रही है। ये राज्यसभा चुनाव एक बहाना था। बहुत लंबे समय से ये संकेत मिल रहे थे कि समाजवादी पार्टी के वो नेता जो रायबरेली में प्रभाव रखते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में अपने साथ लाएगी। ये तो एक बहाना आया कि राज्यसभा चुनाव आया और उसके बहाने क्रॉस वोटिंग हो गई, और ये दिख गया कि समाजवादी पार्टी के 8 विधायक टूट गए। जो विधायक टूटे हैं वो किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रायबरेली को प्रभावित करते हैं। चाहे वो गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे वो क्या कहते हैं गोसाईगंज से अभय प्रताप सिंह हो। आप देखिए अगर इतिहास रायबरेली का, तो जो 2 नेता 96 और 98 में भारतीय जनता पार्टी से जीते, वो दोनों के दोनों ही ठाकुर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुनियोजित तरीके से ठाकुर और ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन रायबरेली में बनाया है। तो राम मंदिर के इम्पैक्ट के साथ जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, उन पर जो राम मंदिर का इम्पैक्ट है, उसके साथ जो जातीय समीकरण है, ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच की जो खाई थी रायबरेली में, उसे अब पाटने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे जो भी कैंडिडेट आएगा, मुझे ऐसा लगता है, जो हम आकलन करते हैं, जो भी राजनीति को आकलन करता है, वो इसी तरह से करता है। तो चुनौती कड़ी होगी, और उस चुनौती में परिणाम क्या आएंगे, ये तो नामांकन के बाद, प्रत्याशी सामने आने के बाद साफ होगा। लेकिन मोटा मोटा जो दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रायबरेली का किला कांग्रेस से छीनने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंकेगी, और वो झोंकती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि कांग्रेस की तरफ से अपना किला बचाए जाने का प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अगर वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस के लिए अपनी इस धरोहर को बचाए रखना बहुत कठिन चुनौती होगा। ये मेरा निजी आकलन है, जो राजनीति को हम जिस तरह से विश्लेषित करते हैं। मैं आखिरी सवाल गौरव जी से ही लूंगा। गौरव जी, रायबरेली के लिए क्या मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे क्या हैं जो चुनाव में सामने आएंगे? अगर भाजपा और कांग्रेस परिवार रहेगा तो क्या केवल परिवारवाद बनाम लोकतंत्र कहें, या
एक सामान्य पार्टी के तौर पर जो भाजपा अपने आप को दिखाती है वही रहेगा, या कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं रायबरेली के जो इतना लंबा अरसा बीतने के बावजूद जिसको अभी तक समाधान तलाश नहीं कर पाए गांधी खानदान के सांसद? देखिए, यहाँ पर अभी जो विजय जी जो बात उठा रहे थे कि गांधी परिवार के पास कोई सरप्राइज देने को नहीं है, हम थोड़ा उससे डिफर करते हैं। डिफर इसलिए है कि प्रियंका गांधी की संसदीय यानी चुनावी पारी शुरू होनी है, और कोई भी परिवार हो, छोटा हो बड़ा हो, वो अनुकूल समय देखता है कि हम किस तरह से नई पारी, नई यात्रा में प्रियंका गांधी को उन्हें अपनी एकमात्र उम्मीद और अपने परिवार की उम्मीद और वारिस, प्रभावी वारिस को मैदान में उतारना है। तो इसलिए वो सोच विचार की स्थिति होना बहुत स्वाभाविक है, और उस सोच विचार में जो ढीलापन दिखाई दे रहा है उस पर सवाल उठना भी बहुत वाजिब सवाल है, उसमें कोई किसी भी स्तर से नहीं है। जो बात परवेज जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में वाकई में पिछले 2-3 साल से वो यहाँ पर काम कर रही है, और उसमें उनको सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, संगठन का भी सहयोग मिल रहा है। तो अब गांधी परिवार को ये सोचने जो समय लग रहा है यहाँ पर डिसीजन लेने में, शायद यही है कि प्रियंका गांधी की संसदीय पारी को हम कितनी सुरक्षित तरीके से लॉन्च करें और शुरुआत कराएं, इसलिए उनके स्तर पर ये ढीलापन हमको दिखाई दे रहा है। जो बात अभी आपने एक सवाल ये भी उठाया था कि यहाँ के जो विकास कार्य हुए, एम्स हो या रेल कोच फैक्ट्री हो या रेल पहिया कारखाना हो, लोगों को ये भरोसा है कि कोई सामान्य सांसद 2000 करोड़ का रेल कोच कारखाना नहीं ला सकता, 1000 करोड़ का एम्स नहीं ला सकता। और ये जो बड़े बड़े काम है, प्रोजेक्ट है, जिस तरह से इंदिरा गांधी के समय में यहाँ औद्योगिकरण हुआ और उसके बाद उद्योगपति इंदिरा गांधी गई तो अपना अपना उद्योग समेट ले गए, तो वो सारी स्थितियां भी आज के नई जनरेशन में, नो डाउट कि इसमें कि नई जनरेशन, नई पीढ़ी इन सबसे वास्ता नहीं रखती, लेकिन परिवार के लोग इस वास्ते से वाकिफ है कि गांधी परिवार ने रायबरेली को क्या दिया और क्या किसने दूसरे ने दिया। अभी आप जब पड़ोस में यात्रा करते हैं, अमेठी में 5 साल हो गए स्मृति ईरानी जी को भी, तो आप जब उसका विश्लेषण करेंगे और मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि RGIPT जो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके समानांतर भाजपा सरकार की कोई उपलब्धि डबल इंजन लगे होने के बावजूद उतनी बड़ी हुई नहीं है। आप देखिए कि स्मृति ईरानी के खिलाफ भी अमेठी में माहौल है, और जो चर्चाएं आई हैं कि वरुण गांधी को अमेठी से भी उतारा जा सकता है, इस चर्चा को बल इसलिए भी मिलना चाहिए, मिल रहा है कि स्मृति ईरानी के बहुत अनुकूल माहौल अमेठी में नहीं है। ये लखनऊ और दिल्ली में बैठ के नहीं समझ में, क्योंकि आप 5 साल को जब विजय भाई ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, एक भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट गिनाने लाए, सड़क, बिजली, पानी, क्योंकि हमें पता है कि राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी है, यहाँ पर एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट 10 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ, और ये 5 साल में पूरा नहीं हो पाया। सपना ये दिखाया गया था कि यहाँ से उड़ाने लखनऊ, अमेठी वाया फुर्सतगंज, प्रयागराज और इलाहाबाद के लिए जाएंगी, जैसे बसें चलती हैं। तो बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो हमारी जानकारी है, और अभी वो पूरा नहीं हो पाया। इसी तरह तिलोई में जो आपने वेंकटेश्वर शरण सिंह का बताया कि एक मंत्री बनाए, एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 5 साल में वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए जो हमें लगता है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोनिया गांधी जी के 20 साल के कार्यकाल में आए, और उन प्रोजेक्ट्स के जो पर भी कतरे गए, एम्स जो 900 बेड का होना चाहिए वो 600 बेड का रन कर पाया इन 10 वर्षों में भाजपा सरकार में, या जो यहाँ पर 100 करोड़ की लागत का रिंग रोड बन रही थी, जिससे शहर के अंदर का यातायात कम हो जाता, लोगों को सहूलियत हो जाती, दुर्घटनाएं कम हो जाती। इस तरह की तमाम सी परियोजनाएं हैं, ये चुनाव में मुद्दा बनेगी,
और लोग इस पर उनका अगर ध्यान कांग्रेस कायदे से आकृष्ट कर पाई तो ये मुद्दे भी चुनाव को प्रभावित करने वाले बनेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, पैरेलल कांग्रेस से अच्छा काम किया है, उसके रिजल्ट अच्छे उनके अनुकूल आ जाए तो इसमें बहुत ज्यादा हमें भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत जिसकी होती है उसका फल उसको मिलता है और उसकी मेहनत दिखती भी है। वो परवेज जी को भी लखनऊ में दिख रही है और आपको भी वहां पता चल जाएगा कि संगठन काम कर रहा है और सरकार काम। तो अभी हम लोगों को 15-20 दिन का इंतजार करना चाहिए, जैसा विजय जी ने कहा कि 26 अप्रैल से 3 मई के बीच हमको इंतजार करना पड़ेगा। और ये गांधी परिवार की अपनी पुरानी परंपरा है, जिसको अभी विजय जी ने वाकई में रेखांकित किया कि पुरानी पार्टी की कुछ दिन पहले ही अपना डिस्क्लोजर दे कि अब ये चुनाव लड़े। तो अब देखिए, लोग यहाँ के इंतजार कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए, लोग यहाँ के कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए। अब गांधी परिवार क्या निर्णय करता है इसका इंतजार हमें भी है और यहाँ की मतदाताओं को भी। तो इंतजार के साथ हमें अभी थोड़ा समय और काटना पड़ेगा। अगले 15-20 दिन रायबरेली सीट को लेकर इंतजार करना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई जानबूझकर डिले नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। दोनों ही संगठन अपने पत्ते वाजिब समय पर खोलेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अच्छी जानकारियां दर्शकों को देने के लिए धन्यवाद देता हूं और हम जल्दी ही एक बार फिर किसी चर्चित लोकसभा सीट और वहां के चर्चित चेहरों को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।